अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पार्टी क़यादत को अडियाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त ना देने और सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर हुकूमत और अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया है। एक तरफ तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात से अलग होने का मुतालबा कर दिया है, तो दूसरी तरफ जेल में नारवा सलूक जारी रखने पर हुकूमत को भूख हड़ताल पर जाने की धमकी भी दे दी है। अहम बात यह कि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत के बाद इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और इलेक्शन कमीशन पर दोबारा कड़ी तनकीद की है और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात पर पार्टी रहनुमाओं को भी इख्तलाफात खत्म करने का वाज़ेह पैगाम दे दिया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर इत्तेहादियों और अपोजिशन को एतमाद में लेने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया था, जिस पर तवक्कुआत के बरक्स बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस मामले पर हुकूमत के साथ बैठने का फैसला किया है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी शब्बीर डार के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल में मौजूद सहाफ़ियों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की तस्दीक कर दी है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ APC में शिरकत करके हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। APC से मुतल्लिक इमरान खान के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर APC बुलाने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। अल्लाह करे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ APC से मुतल्लिक अपने बयान पर कायम रहें। अज़्म इस्तेकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है, तो इस हवाले से जैसे ही कुछ फ़ाइनल होगा आपके सामने ले आएंगे। इत्तेहादियों से जो हमारी बातचीत चल रही है उसका एक दौर हुआ है और मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेकाम का, तो इस पर तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और इस पर पेशरफ जो है वो की जा रही है, मुशावरत हो रही है। जैसे ही कुछ फ़ाइनल होगा और मज़ीद जमातों से कोई राब्ते होंगे तो आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख दी जाएंगी। अब देखना होगा कि वफाकी हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का कब ऐलान करती है और इस APC में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन शरीक होता है। इसके अलावा कल बाज़ पार्टी रहनुमाओं को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, ताहम आज शंदाना गुलजार और फिरदौस शमीम नकवी समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात की है, जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं को अंदरूनी इख्तलाफात अवाम में लाने से रोक दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। इमरान खान ने हुकूमत को धमकी भी दी है कि वो जेल में नारवा सलूक पर भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूंगा, ये इमरान खान ने आज सहाफियों को कहा है। जबकि यही बात पार्टी रहनुमाओं ने भी अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दोहराई थी। जबकि इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ख्याल है कि हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए केसेस किसी और को सुनने चाहिए। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हमारे केसेस नहीं सुन सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सियासी हिकमत अमली क्या है? कल पार्टी इस्लामाबाद में जलसा भी करने जा रही है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के वकील जिन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात भी की, इंतज़ार पंजोता। इंतज़ार साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल तो मुलाकात नहीं हो सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी इमरान खान से, लेकिन आज चंद लोगों की मुलाकात भी हुई है और सहाफ़ियों से भी बड़े अहम इशूज़ पे आज इमरान खान ने बात की है। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ जो सलूक हो रहा है इस वक्त उससे वो मुतमईन नहीं है, जिसकी वजह से वो भूख हड़ताल पे जाना कह रहे हैं कि पार्टी के रहनुमाओं से मुशावरत करके भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे। नहीं जी, बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि वो जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो उन्होंने ओवरऑल बात की है कि जिस तरह से उनकी मुलाकातें कैंसिल कर दी जाती हैं, किसके कहने पे कैंसिल की जाती हैं, वो बिल्कुल खुल के बोले हैं। आज उन्होंने नाम लिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह मेरी पार्टी के लोग जो एक स्केड्यूल मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक शेड्यूल जो है वो खुद इंतजामिया ने जमा करवाया था, उस शेड्यूल के मुताबिक ये मुलाकात होनी थी और उसी तरह से अप्रूवल ली गई और बाकायदा उनको
बताया गया, हमें कम्युनिकेट किया गया, उसके बाद जो तमाम लोग वहां गए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से इंटरफेरेंस रहेगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस रहेगी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जिस तरह से पहले किरदार अदा किया था, उनको जिस तरह सजाएं हुई 3 मुकदमात के अंदर, तो अगर ये सिलसिला चलता रहा और फिर उन्होंने इसको साथ अटैच किया कि जो जजेस के साथ इस वक्त ओवरऑल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिलखुसूस और सरगोदा के एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के इंकशाफात के बाद, उनके लेटर्स के बाद, तो अगर ये इंटरफेरेंस इसी तरह से जारी रहेगी तो उसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर वो भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे। यानी अब तक कोई हतमी प्लान नहीं है, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे? कितना वो संजीदा थे इस मामले में, क्या आपने अखज़ किया? बहुत संजीदा है, बिल्कुल संजीदा है जी। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं की तरफ से ये पैगाम वाज़े तौर पर मीडिया के थ्रू भेजा है कि मैं सीरियस रहा हूं और आपकी इनपुट जो है वो चाहिए होगी। जाहिर है अगर इसको ग्रैंड स्केल के ऊपर उन्होंने करना है तो उसके लिए वो बाकायदा एक तैयारी करेंगे। और इस वक्त वैसे ना कोई नेगोशिएशंस हो रही है, ना हुकूमत बात करना चाह रही है, तो आपको लग रहा है कि या इमरान खान को लगता है कि वो भूख हड़ताल करेंगे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या उनकी वार्निंग का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा किसी को? शहजाद साहब देखिए, डे 1 से जब से ये रिजीम चेंज हुई है उस वक्त से एक वन साइडेड अफेयर ये चल रहा है। दूसरी जानिब से हमेशा यही एक किस्म की बात ही आई है कि वो ना किसी किस्म के मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना बातचीत करना चाहते हैं। एंगेज जो उन्होंने किया है अपने आप को टाइम देने के लिए, लेकिन जो मीनिंगफुल आप कहते हैं कि कोई डायलॉग हुआ हो या कोई ऐसी बातचीत हुई हो, तो वो तो अभी तक नहीं हुई। तो ये डे 1 से हमारी अपनी स्ट्रगल है जो खान साहब ने शुरू की हुई है और वो उसको अपनी पेस के साथ चला रहे हैं और अपनी बात के। अलबत्ता उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं बीइंग पॉलिटिकल पार्टी का हेड और इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर होते हुए मैं मुज़ाकरात के लिए मेरे दरवाजे जरूर खुले हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात की भीख किसी से नहीं मांगी जाएगी। तो ये क्लैरिटी है, वो अपने मिशन के ऊपर लगे हुए हैं, वो अपने बात पे कायम है। आज भी उन्होंने ये फरमाया कि मैं किसी वक्त के यजीद के आगे जो है नहीं झुकूंगा, चाहे मेरी जान इस सख्त तरीन माहौल में। इस माहौल को जो उन्होंने काउंट किया था वो इस तरह से किया था कि अगर नवाज शरीफ को जब इस जेल के अंदर रखा गया या उनकी बेटी को रखा गया या जरदारी रहे यहाँ पे, तो उनको जो फैसिलिटीज मिली हुई थी मुझे तो वो नहीं मिली हुई। मैं तो एक जेल की चक्की के अंदर बंद हूँ और इसके अलावा जिस तरह की फैसिलिटीज बिलखुसूस इस सख्त तरीन मौसम के अंदर एसी की फैसिलिटी भी तमाम दीगर जो सियासी लीडर हैं उन्होंने, लेकिन ये तो पार्टी को गो हेड दिया है कि जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुकूमत बुलाना चाहती है उसमें वो जाएं और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू सुने और अपनी बात करें वहां जाके। वैसे तो उन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन की बात हो रही है वो इसके हक में नहीं है क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी गो हेड दे दिया है कि पार्टी को कि वो शिरकत करें। तो ये शिरकत होगी पार्टी की, क्योंकि आज तारर साहब ने ये कहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि वो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान अपनी बात पे कायम रहेंगे। जी बिल्कुल, खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है और इसकी एक वजह है। उन्होंने कहा है कि ये नेशनल कॉज है और नेशनल कॉज के ऊपर जो है जब नेशनल पूरी कौम को ये दहशतगर्दी का मसला दरपेश होगा तो इसके लिए उन्होंने इजाजत दी और बिल्कुल ये जाएगी, तहरीक इंसाफ इसको ज्वाइन भी करेगी। और आपको लग रहा है कि आपके इस इकदाम से, इमरान खान के इस इकदाम से कोई बर्फ पिघलने के इम्कानात? देखिए जी, हम तो अपनी जानिब से ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाते रहे। खान साहब हमेशा से पुरअमन एहतजाज की बात की है, उन्होंने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। जिस किस्म के मुकदमात आपके सामने हैं, इद्दत जैसे केस हैं, इसके अलावा साइफर का आपने हाल देखा, तमाम मुकदमात इसी किस्म के हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कभी नहीं कहा कि हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत की जो बात है वो ये समझते हैं, खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली कहते हैं और बिल्कुल लॉजिकली उनकी बात बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है कि वो कहते हैं कि इस हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की जो पैदावार हुकूमत है, इसके साथ हम किस किस्म के मुज़ाकरात करें। अगर हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं या जो हक है, जो हमारा राइट है, जो मैंडेट अवाम ने हमें दिया था, अगर वो ये देते हैं तो इनकी हुकूमत गिर जाती है। तो इनके साथ तो क्या बात करेंगे कि ये अपनी हुकूमत खुद कराएंगे? ये तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। और रही बात अगर इलेक्शन कमीशन के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात है या इलेक्शन कमीशन की बात है, तो उनके साथ अगर कोई होता है तो वो उनको किस तरह से हम उनको लेकिन इंतजार साहब, पहले तो आप लोगों ने कहा जिन्होंने ये सारी डकैती करवाई है। सही है, तो आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आपको एतमाद नहीं है, हुकूमत से आप कहते हैं बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज जो गुफ्तगू
सहाफ़ियों के साथ इमरान खान ने की है बानी पीटीआई ने, उसमें तो उन्होंने एक तरीके से अदम एतमाद भी किया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे वकला का ख्याल है कि हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। क्या वजह है? क्योंकि इस वक्त तो कई केसेस हैं तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, आपके चाहे वो रिजर्व सीट्स के हवाले से हो, वहाँ पे तो आपके वकला जाते हैं, प्रेजेंट भी होते हैं, और अदालत में उन्होंने किसी किस्म का अदम एतमाद नहीं किया। हाँ, कल नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने किया था एक केस में, लेकिन जो आपके दूसरे वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने तो नहीं किया अदम एतमाद, बल्कि उन्होंने तो अपने पोस्ट जो किया है एक्स पे उसमें बाकायदा दलील दी है कि क्यों अदम एतमाद करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर खान साहब ने क्यों बात की है आज? देखिए, जो खान साहब ने बात की है वो उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 25 के मुताबिक तमाम शहरियों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, बराबरी की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जो भी मुकदमा तहरीक इंसाफ का होता है उस मुकदमे के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उसके हेड होते हैं। तमाम मुकदमात, आप कोई भी मुकदमा उठाकर देख लें कि वो ही उस बेंच के हिस्से होते हैं, और अपनी मर्जी से उन्होंने बेंच बनाया, और ऐसा बेंच बनाया कि हमें तो कभी रिलीफ नहीं मिला। तो ये उन्होंने इक्वालिटी की बात की है कि अगर तहरीक इंसाफ केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं तो और बेंचेस को भी भेजें। पूरी सुप्रीम कोर्ट को अगर बाकी आम लोगों को के केसेस जो हैं वो सिर्फ काजी फाइज ईसा अगर सुनते हो तो फिर तो हमारे भी सुने, लेकिन अगर तमाम लोगों के केसेस डिवाइड होते हैं, दूसरे बेंचेस के अंदर जाते हैं, अगले हफ्ते भी 4 बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो तमाम बेंचेस के पास हमारे केसेस जाने चाहिए। और फिर वाज़ेह तौर पर उनका जो है वो बायस भी है कि उनको 2018 के अंदर जो जस्टिस गुलजार साहब ने जो जजमेंट दी थी उसके मुताबिक काजी फाइज ईसा को उन्होंने अलग किया था, क्योंकि उनका पर्सनल ग्रीवेंस है इमरान खान के खिलाफ। वो समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो है उनके खिलाफ वो रेफरेंस फाइल किया था। तो ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उन्होंने बात की है। दो तीन चीजें साहब, 2-3 चीजें जो मैं फैक्चुअली दुरुस्त कर दूं। एक तो वो जजमेंट नहीं थी, वो रिमार्क्स थे, और उस वक्त वजीर आजम थे इमरान खान, तो उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन और एज आई सेड उसकी कोई जजमेंट नहीं थी। मैं वो जजमेंट नहीं थी, वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं अभी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, आप अपनी स्क्रीन पे चलाइए, वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। उस ऑर्डर के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है हाँ। वो हर एक के ऊपर बाइंडिंग है। वो पूरे 5 बेंच का ऑर्डर था। उस वक्त तो वजीर आजम थे, उसका एक कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन दूसरा आपने कहा बेंच के हवाले से, अब बेंच के हवाले से भी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद तो ये एक कमेटी है ना जो फैसला करती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि बेंच फिक्सिंग या जी मैं ये कह रहा हूं, सवाल सुन लीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि अभी भी ये बेंच फिक्सिंग हो रही है या लाइक माइंडेड जजेस का अभी भी बेंच बनता है पीटीआई के केसेस में, तो इसका मतलब आप एक फर्दे वाहिद चीफ जस्टिस को नहीं इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं, आप फिर उस कमेटी को ठहरा रहे हैं जो कि ये फैसला करती है। देखिए जी, जो कमेटी अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है उसके तहत तो कमेटी 184(3) के सिर्फ केसेस जो हैं उनको नहीं ऐसा नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाती है। बाकी अगर ये आप ये देखिए कि नहीं, सिर्फ 184(3) के नहीं है सर। नहीं साहब, आप वकील हैं, इंतजार साहब, आप एक सेकंड देखिए, वो आपका एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आप एक वकील हैं, वो सिर्फ 184(3) के लिए नहीं है, वो दूसरे दीगर केसेस के लिए भी बेंच के हवाले से है कि जो बेंच बनेगा वो मुशावरत से बनेगा। नॉर्मल केसेस हैं उसके अंदर बेंच जो है वो रूटीन के मुताबिक बनाए जाते हैं। जो 184(3) के केसेस हैं उसके लिए कमेटी है, उसको कल देखना होता है। जी, जो कल केस सुना जा रहा था जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने ऑब्जेक्ट किया था, वो भी कमेटी ने ही बनाया था। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बेंच बनाया गया है, वो भी कमेटी ने बनाया है। जी, वो कमेटी ने बनाया, बिल्कुल बनाया, लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है वो ये है कि अगर तमाम लोगों के जो केसेस हैं वो दीगर अदालतों में जाते हैं, आम शहरियों के केस अगर दीगर अदालतों में जाते हैं, तो ये इस केस के अंदर या इमरान खान या तहरीक इंसाफ के केसेस के अंदर ऐसी क्या चीज है। और आप ये देखिए कि खुद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था, खान साहब जब वीडियो लिंक के थ्रू आए थे, उन्होंने कहा कि आपके वकील अगर वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देंगे तो मैं मुकदमात आपके फिक्स करूंगा, लेकिन यहाँ पर उनके मुकदमात को फिक्स नहीं किया। लेकिन इंतजार साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि आपने बात की, क्योंकि कल ये खुद काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान भी मेरे सामने पेश हुए, जो नैब अमेंडमेंट्स का मामला है उसमें उन्होंने कोई अदम एतमाद नहीं किया, अली जफर साहब हुए वो अदम एतमाद नहीं करते। तो आप वैसे बताइए मुझे कि सिर्फ ये बयान की हद तक है या आप ये अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करके जब किसी केस में प्रेजेंट होंगे तो वहां पर बेंच पे एतराज करेंगे जहां पे चीफ जस्टिस साहब होंगे, या सिर्फ एक बयान की हद तक ये बात? देखिए यहाँ पे पॉलिसी जो है वो सीधी सी बात है कि इमरान खान वाज़ेह करते हैं, इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर तमाम केसेस के अंदर हम कोई भी स्टांस ज़ाहिर है लीगली उसकी लीगल साइड जरूर हमारी लीगल टीम जो है वो कंसल्ट करके बताती है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो इमरान खान है। तो इमरान खान फैसला किया या बयान दिया है सिर्फ? तो
डायरेक्शन दी टीम को। बिल्कुल आज रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस साहब से कि आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं, तो आप देखते हैं कि क्या नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है। इसके ऊपर जाहिर है हमारी लीगल कमेटी फिर बैठेगी और वो इसके ऊपर डिसीजन भी लेगी कि खान साहब ने जो डायरेक्शंस दी हैं उसको लीगली किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। सही, अभी आप कह रहे हैं रिक्वेस्ट किया, अब लीगल टीम देखेगी कि इसको इन डायरेक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करवाना है। और आज खान साहब का ये भी बयान था कि तमाम पार्टी के रहनुमा जो है वो अपने इख्तलाफात दूर करें, इससे पार्टी को नुकसान होता है। तो इस पर आपको लग रहा है कि पार्टी अब अमल करेगी, क्योंकि कल तो मुलाकात होनी थी, वो तो हो नहीं सकी। इस बयान के बाद आपके ख्याल में इख्तलाफात पार्टी भुलाकर अब अपने एजेंडा पे फोकस करेगी? बिल्कुल करेगी जी। देखिए खान साहब के वो कल मुलाकात जितने लोग आए हुए थे वो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जो उस मुलाकात का मकसद था वो सबको एक पेज पर लाना था। और आपने देखा कि जब मुलाकात नहीं हुई तो तमाम लोगों ने अडयाला के बाहर जिस तरह से गुफ्तगू की, मीडिया को फेस किया, तमाम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का इजहार किया। दोनों अगर फरीकैन, अगर आप इसको इस तरह से कहते हैं, मैं तो फरीक नहीं समझता, एक पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मुख्तलिफ लोग, इतनी बड़ी जमात है, मुख्तलिफ सोचें जरूर होती हैं, हर एक का तरीकाकार अलग हो सकता है। लेकिन खान साहब ने भी आज इसको मजीद वाज़ेह कर दिया कि अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो पब्लिक फोरम्स के ऊपर बात ना की जाए। तो ये एक जमहूरी बात है और ये सियासी जमातों में इस किस्म की बात होती रहती है। अच्छा, एक बात क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हुई थी और पिछले हफ्ते ये फवाद चौधरी साहब ने कही थी, जब मैंने उनसे पूछा, आप कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तो ये पैगाम आप तक कैसे पहुंचा? तो उन्होंने कहा इंतजार पंजोता साहब को ये पैगाम था कि फवाद चौधरी को कहो कि मुझसे अडयाला जेल में आके मिले। क्या ये बात ऐसी ही है? इमरान खान साहब ने कहा था कि फवाद चौधरी को कहें कि आके मिले मुझसे? देखिए आज भी ये सवाल सहाफी ने खुद, आपके जियो न्यूज की सहाफी हैं डार साहब, उन्होंने खान साहब से जेल के अंदर किया था और उन्होंने पूछा कि क्या आपने उनसे कहा, तो खान साहब ने कहा कि मुलाकातों की बात तो होती रहती है, लेकिन जाहिर है उसके ऊपर जो पॉलिसी बयान है कोर कमेटी के फैसले के बाद आज भी उन्होंने उसी बयान को दोहराया और कहा कि 9 मई को के बाद जो लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उनका केस टू केस हम देखेंगे। तो इसी वजह से उनको ये रिक्वेस्ट, जाहिर है बातचीत हुई थी, लेकिन उनका फैसला जो है वो चूंकि बाद में होना तो इसलिए ये मुलाकात भी नहीं हो सकी। अच्छा, लेकिन आपने पैगाम दिया था फवाद साहब को कि खान साहब मिलना चाहते हैं आपसे? देखिए बातचीत मैंने ये कह रहा हूँ कि बातचीत हुई थी, फवाद साहब से भी बात हुई थी और खान साहब से भी बात हुई थी, लेकिन चूंकि फिर वो कोर कमेटी की जानिब से एक फैसला आया था तो उसके बाद से फिर कोई राब्ता नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार पंजोता साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अवाम परेशान है, एक तो बजट में मजीद टैक्सेस लगा दिए गए हैं और एक मरतबा फिर बिजली के जो बिल हैं वो ज्यादा आएंगे क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा किया हुकूमत ने। क्या वजह है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम में अवाम को मुफ्त और सस्ती बिजली के ख्वाब दिखाने के बाद वफाकी हुकूमत अब जो फैसले कर रही है उसके बाद ये दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। बिजली की कीमतें पहले ही अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, जबकि अब हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के हसूल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में एक बार फिर औसतन 4 रुपये 55 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा करने का फैसला किया है, जिसके बाद मुल्क भर में बिजली के यूनिट की कीमत तकरीबन 29 रुपये से बढ़कर 33 रुपये फी यूनिट हो जाएगी। और इस बुनियादी टैरिफ पर मुख्तलिफ टैक्सेस, सरचार्जेस और ड्यूटी के इतलाक के बाद सार्फिन को बिजली का यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये से 72 रुपये फी यूनिट तक पड़ेगा। अहम बात यह कि अप्रैल 2022 में PDM हुकूमत आने के बाद से लेकर अब तक बिजली की बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 18 रुपये फी यूनिट तक का इजाफा किया जा चुका है। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में बार बार इजाफे के बावजूद और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट और क्वार्टरली एडजस्टमेंट के बावजूद हुकूमत बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे के मसले पर काबू पाने में नाकाम रही है। अब हुकूमत खुद ये एतराफ़ कर रही है कि बिजली की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन साथ ही हुकूमत का ये दावा भी है कि अगर शरह सूद में मजीद इजाफा ना हुआ और रुपए की कदर में मजीद कमी ना हुई तो अगले साल जनवरी में बिजली की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। जबकि इलेक्शन से पहले मरियम नवाज ने यह दावा किया था कि अगर नून लीग इलेक्शन में कामयाब हुई तो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराम की जाएगी। हमजा शहबाज ने कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, जबकि नून लीग अपने मंशूर में यह दावा कर चुकी थी कि बिजली की कीमत में 20 से 30% की कमी की जाएगी। इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दावा किया था कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली आवाम को दी जाएगी, मगर ये तमाम दावे सिर्फ दावे ही हैं जो कि पूरे नहीं हुए और अब बिजली की जो कीमतें हैं उससे आवाम की कमर टूट चुकी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए अवैस साहब ने। अवैस साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
नून लीग का मंशूर तो था कि 20 से 30% बिजली की कीमत में कमी होगी। मरीम नवाज कहती थी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, हमजा शहबाज कहते थे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। लेकिन अब जो बिजली की कीमतें बढ़ाई है सिर्फ हायर स्लैब के लिए नहीं है, तमाम स्लैब्स के लिए बढ़ाई है। एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए भी बिजली की कीमत बढ़ गई है। क्या वजह है इसकी? फिर शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, जनाब ने मुझे जी मदऊ किया। मैं बहुत ज़्यादा मुझे सिंपैथी है और मुझे एहसास है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बिजली का रेट है वो काफ़ी सालों से हमारे रीजन के अंदर काफ़ी महंगा है। लेकिन मैं इस वक्त नाउमीदी की ये प्रोपेगेंडा जो एक है पूरे सोशल मीडिया पे और हर जगह हो रहा है और जो रिपोर्ट शाया हो रही हैं, हमने उनको काउंटर करने की कोशिश की है। एक आर्टिकल भी मैंने लिखा है और हकीकत सामने ले के आया हूँ कि आज का रेट जो आप पे कर रहे हैं, पिछले जून का जो टैरिफ था उससे नहीं, जो रेट था उससे नहीं, आज जून में इस वक्त जो आप रेट पे कर रहे हैं उससे इस फैसले के ऊपर बहुत कम असर है। और वो मैं आपको साबित करने के लिए भी तैयार हूँ अपने नंबर्स के साथ। एक तो जो 100 यूनिट जो लाइफ लाइन आपका कस्टमर है जो 13 लाख है, उसके रेट के अंदर तो कोई इजाफा नहीं हुआ। जो 200 यूनिट से कम है और प्रोटेक्टेड कस्टमर है जिसके ऊपर हम बहुत बड़ी एक सब्सिडी देते हैं, उसका रेट अगर इस वक्त 19.87 पैसे है एक यूनिट का, तो वो 20.48 पैसे तक जाएगा जुलाई से लेके जी दिसंबर तक, और फिर अगली जनवरी में 15 रुपए के ऊपर नीचे गिर जाएगा। उसके बाद आपकी जो नॉन प्रोडक्टिव जो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है डोमेस्टिक कंज्यूमर की, वो 300 यूनिट से 700 यूनिट तक की जो है, उसमें 3 अगर आप मेजर कैटेगरीज उसकी बनाएं, 300 से कम, 300 और 700 के बीच में और 700 से ऊपर, तो उनके अंदर जो फ़र्क है वो तकरीबन 7% से 10% का उनकी बिजली की कीमतों में फ़र्क आया है। लेकिन वो इंशाल्लाह जनवरी के अंदर वो ऑटोमेटिकली वो भी गिर के आज की जो सतह है उससे या कम हो जाएगा या आज की सतह से सिर्फ 1 या 2% ऊपर रहेगा। इसके अलावा जो हमारे कमर्शियल कस्टमर्स हैं, जो हमारे दुकानदार हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी अगर इस वक्त कीमत ख़रीद 71 रुपये एक यूनिट की है तो वो तकरीबन 77 रुपये तक जाएगी अगले 4-5 महीने में, और फिर वो जनवरी में गिर के दोबारा 71 रुपये के ऊपर आ जाएगी। इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर हमारा है, जिसने रोज़गार पैदा करना है, जिसने फैक्ट्रियों के अंदर शिफ्टों को डबल या ट्रिपल शिफ्ट पे चलाना है, जिसने बिजली की कंजम्पशन को बढ़ाना है और कैपेसिटी चार्जेस के असर को बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर कम करना है, उनको हमने तकरीबन कोई 150 अरब रुपए का जो उनके ऊपर इजाफी बोझ था और लोगों का बोझ संभालने के लिए वो हमने ख़त्म किया है। 150 अरब रुपए की कम उनको बिजली की कीमत अगली साल में अदा करनी पड़ेगी पिछले साल के मुकाबले में, जिससे हम समझते हैं कि जॉब्स क्रिएट होंगी और आपकी इंडस्ट्री का पहिया दोबारा चलेगा एफिशिएंटली। सही अवैस साहब, क्योंकि आपने ये स्लैब्स के हवाले से बात की, अब जो रिपोर्ट हो रहा है वो उससे मुख्तलिफ है। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं अपने बुनियादी सवाल की तरफ वापस आऊँगा कि क्या इलेक्शन से पहले जो दावे किए गए थे वो क्या सिर्फ खोखले दावे थे? आवाम से वोट हासिल करने के लिए कहा गया था कि 200 यूनिट से कम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम मुफ्त बिजली देंगे, हम बिजली की कीमत में 20 से 30% कमी करेंगे। क्या ये वो ख्वाब थे जो कभी पूरे नहीं होने थे? और इस वक्त बरकरार रखना तो दूर की बात, हम बढ़ा रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई बिजली की कीमत बढ़ाने की इस मरतबा? जी मैं आपको बताता हूँ, बिजली की कीमत बढ़ने के मुख्तलिफ जी इसकी जी रीज़न्स हैं। एक तो जो आपका कैपेसिटी चार्ज है, जो आपकी बिजली की सकत पैदा करने की है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सक रहे क्योंकि लोग सिस्टम से हट रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ वो नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, ताकि इस स्टैंडर्ड कैपेसिटी इसको हम कहते हैं कि वो कैपेसिटी जिसके लिए हम पैसे पेमेंट कर रहे हैं और इस्तेमाल नहीं कर सक रहे, वही अगर आप होटल्स का एक फ़र्ज़ करें मिसाल लें कि 10 कमरे हैं, 10 कमरे का बोझ अगर उन कमरों में 20 बंदे रह रहे होंगे तो 20 बंदे उठाएंगे, 2 बंदे रह रहे होंगे उन्हीं 20 कमरों में तो 2 बंदों के ऊपर बोझ आएगा। इस किस्म का हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर है, तो इसकी बिजली की मांग बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे वादे खोखले नहीं थे शहजाद भाई,
पहले 3 महीने में जहाँ आपके ऊपर सर के ऊपर मुख्तलिफ इकोनॉमी की कंस्ट्रेंट्स हो, लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले सालों में रह चुकी हुई हो, कोविड हिट पाकिस्तान हो, 4 साल के अंदर आपकी इकोनॉमी तकरीबन 0 से 1-2% के बीच में ग्रो कर रही हो, वहाँ सियासी जमातों के जो वादे और कमिटमेंट्स होती हैं उनको पूरा करने का वक्त 3 महीने नहीं होता। उनको पूरा करने का वक्त उनके पास 5 साल का वक्त होता है, जिसके अंदर वो बतदरीज हर साल बेहतरी और इम्प्रूवमेंट के ऊपर लेके आते हैं। नून लीग की हुकूमत को अब ये तकरीबन 2 साल महीने हो गए हैं, लेकिन जो पीडीएम की हुकूमत थी 2 साल हो गए। हमने देखा कि जून 2000 सवाल अगर मुकम्मल करूँ वैसे जून 2022 में तकरीबन 7 रुपए बेस टैरिफ में इजाफा, जून 2023 में तकरीबन 6 रुपए बेस टैरिफ में इजाफा, अब तकरीबन ऑन एवरेज 4 रुपए 55 पैसे बेस टैरिफ में इजाफा। आवाम को हम हर मरतबा यही बताते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट का इशू है, कभी हम कहते हैं कि डिवैल्यूएशन का इशू है, इंटरेस्ट पेमेंट का इशू है। बेचारी आवाम का क्या कसूर है अगर डिमांड से ज़्यादा बिजली के कारखाने लग गए हैं और वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं? शहजाद भाई देखिए, एक तो मैं आपकी जो फैक्ट आपने जो बयान किया है उसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। बेस टैरिफ के अंदर इजाफा सिर्फ पिछले साल हुआ है, उससे पहले 3 सालों के लिए बेस टैरिफ के अंदर आर्टिफिशियली इजाफा करने नहीं दिया, हुआ ही नहीं है। आपके बेस टैरिफ के अंदर कोई इजाफा पिछले साल से पहले 2-3 साल के लिए बेस टैरिफ में इजाफा नहीं हुआ, और गालिबन वो भी एक वजह है कि वो एक्यूमुलेट होके, और हमने जब हकीकत पसंदाना और पूरा सेक्टर बैठ रहा था और बैंकरप्ट हो रहा था तो उसको सहारा देने के लिए रियलिस्टिक एजम्पशंस की बेसिस के ऊपर टैरिफ इंट्रोड्यूस किए। हाँ, हमारी जिम्मेवारी ये होगी कि इन 5 सालों में अपने जो और अपनी गलतियां हैं, हमारी ट्रांसमिशन की वजह से 2 रुपए नीचे पर यूनिट आ सकता है, हमारी बेहतर फ्यूल मिक्सेस की वजह से अगर हम इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल पे आ जाएं 1.5-2 रुपए का फी यूनिट, उसमें फ़र्क पड़ सकता है। मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का 600 अरब रुपए का सालाना जो नुकसान का बोझ है वो अगर कंज्यूमर से हटा दूँ तो 6 रुपए फी यूनिट तो सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने यही चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए, बेहतर एफिशिएंसीज़ के ज़रिए, इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपने मंशूर के मुताबिक अगले 5 साल में लोगों को जवाबदेह होते हुए साबित करके देना है कि हम इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और मैं आपको कोई खुशफहमी नहीं है, कल इलेक्शन नहीं हो रहा जो मैं आपसे बैठ के फजूल ड्रामे करके अजीब बातें करूँ, लेकिन मैं मुकम्मल तौर के ऊपर पुरुमीद हूँ कि ये जो टैरिफ का आज ढंडोरा जो पीटा जाने की कोशिश की जा रही है, लोग मिस इंटरप्रेट, जितने भी कंपैरिजंस कर रहे हैं ना वो पिछले जून की रीबेसिंग ऑफ द टैरिफ होने से पहले के कर रहे हैं। तो रीबेसिंग जब पिछले साल हुई उसका मुकाबला आज की रीबेसिंग से कर रहे हैं। जून के बिल को जुलाई के आने वाले बिल से मुकाबला नहीं कर रहे। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आज जो सार्फिन के ऊपर बोझ है उसके अंदर इजाफा बहुत कम होगा जुलाई के बिल से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह, और वो इजाफा भी 5-6 महीने में ख़त्म हो जाएगा और जनवरी के अंदर दोबारा आज के लेवल से भी शायद हम नीचे चले जाएं। आप खुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है, रीजनल कंपेरिजन करें, इंटरनेशनली कंपेयर करें, हम बहुत महंगे हैं, हमारी बल्कि इंडस्ट्री तो कंपेटिटिव नहीं रही है। तो फिर ये कहना कि मिस इंटरप्रेट हो रहा है, शायद टेक्निकली बुनियाद पे कहीं हो रहा हो, लेकिन आवाम इसका बोझ सफ़र कर रही है। आपको याद होगा पिछले साल इसी वक्त गर्मियों में जब पीडीएम की हुकूमत रेट बढ़ा के गई और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आया तो लोगों के पास बिल देने के पैसे नहीं थे और बड़े दावे किए गए कि हम इसको मौखर कर देंगे ताकि 3-4 महीने में अदायगी हो जाए, वो भी IMF ने नहीं करने दिया। तो लोग वाकई इस वक्त कह रहे हैं कि हमारे घरों के जो किराए हैं उससे ज़्यादा हमारा बिजली का बिल है, उनकी तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है। मतलब ये इस वक्त जो बिल आएंगे अगस्त में, ये बहुत बड़ा सियासी बहरान हो सकता है आपकी हुकूमत के लिए। आवाम पता नहीं क्या करेंगे इस गर्मी के माहौल में, सड़क पे निकलते हैं क्या करते हैं, बट डू यू सी कि ये पॉलिटिकली भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है? यस आई एब्सोल्युटली एग्री विद द फैक्ट कि आज बिजली पाकिस्तान के अंदर सस्ती नहीं है। आई एग्री विद द फैक्ट, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। 3 महीने पहले भी ये बात कर रहा था, आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मिस इंटरप्रिटेशन और टेक्निकल में कोई ब्यूरोक्रेटिक कन्फ्यूजन में आपको और आवाम को नहीं लेके जा रहा। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ
कि 300 यूनिट से कम जो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है वो अगर आज 42 रुपए और 14 पैसे का यूनिट ख़रीद रही है तो जुलाई के अंदर बिजली जो इस्तेमाल होगी उसका बिल वो 46 रुपए और 39 पैसे का लेगी और जनवरी में दोबारा वो 41 रुपए 18 पैसे पे आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इस दफा जो टैरिफ का इंक्रीज है, एक तो क्योंकि इस साल का जो पिछले 6 महीने के जो QTAs और FCAs जो फ्यूल चार्जेस और जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं उसका जो अगले 6 महीने बोझ आना है वो ख़त्म हो जाएगा और जो टैरिफ इस वक्त हमने डिटरमिन किया है उसकी बेसिस के ऊपर वो कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब ये कभी पाकिस्तान में वैसे तो हमने देखा नहीं है बिजली के बिलों में कमी आई और आपने कल ये असेंबली में कहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट बरकरार रहते हैं और डॉलर मजीद नहीं बढ़ता तो फिर हम इसको रिवर्स कर लेंगे। अब पिछले 6-8 महीने में तो डॉलर 280 रुपए पे जो है वो सस्टेन कर रहा है। हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स में भी कमी नजर आई है, स्टेट बैंक ने शरह सूद को कम किया है, तो पिछले 6 महीने में हमने इजाफा नहीं देखा। कमी होगी ना, हमने तो 22% नहीं, हमने 22% हमने नहीं इजाफा देखा, लेकिन पिछली दफ़ा जो आपने रीबेसिंग की थी उसके अंदर 22% और 300 रुपीज़ का रेट अज्यूम नहीं किया गया था। अच्छा, उस वक्त उसकी क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स आपको हिट कर रही हैं। ये एक मामला है, मैं एक चार्ट दिखा भी रहा हूं और ये तमाम पाकिस्तान के जो बड़े अखबारात हैं उसमें ये रेट कोट किए गए। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं क्योंकि आपको नहीं नजर आ रहा होगा, आप बताइएगा ये दुरुस्त है नहीं, क्योंकि आप जो नंबर्स बता रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड के रेट्स हैं जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे उसमें तकरीबन 3 रुपये 95 पैसे का इजाफा है। जो 100 से 200 प्रोटेक्टेड इस्तेमाल करेंगे वो 4 रुपये 10 पैसे का इजाफा है, यानी कि तकरीबन 40%। जो अनप्रोटेक्टेड हैं वो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बिजली की कीमत में 7 रुपये 11 पैसे का इजाफा है। और जो 700 यूनिट में अब ये सबसे टॉप ब्रैकेट पे जा रहा हूँ, 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो 6 रुपये का इजाफा है। यानी कि जो इजाफा है जो प्रोटेक्टेड के लिए चार्ट में सर एक सेकंड, और ये वो चार्ट है जो मैं बता रहा हूँ जो सब साहब कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट किया गया है कैबिनेट से अप्रूव हुआ है। सर इसी चार्ट पे रहें आप, इसी चार्ट पे रहें, इसी चार्ट पे रहें। किस चीज़ से इजाफा इतना है जो आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं? किस चीज़ से इजाफा है? पिछले जून की रीबेस्ड टैरिफ से है, इस वक्त के जून के रेटों से ये इजाफा नहीं है जो आज आप, मैं और आप और आम कंज्यूमर चले आप चंद दिन पहले पीछे ले जाएं, आप जून से कर लें, लेकिन एडजस्टमेंट होके अवाम की जेब से तो ये निकलना है ना। ये देखें ये कैमरे, सर प्लीज आप कैमरे को कहें इसके ऊपर फोकस करें। जी ये चार्ट मैं आपको अभी आपकी ऑन एयर जाने से पहले भेज भी देता हूं। जी आप इसके ऊपर फोकस करें। मैं आज के रेट की बात कर रहा हूं, आपने पिछले जून के रेटों से अगर इजाफा कैलकुलेट करना है तो वो ये जरूर होगा रीबेस्ड टैरिफ। अवेश साहब एक मेरा सवाल सुन लीजिएगा प्लीज। अवेश साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप जुलाई से कंपेयर करेंगे तो मेरे नंबर गलत हैं, अगर आप कह रहे हैं जून से कंपेयर करूंगा तो ये फिर जो मैं नंबर बोल रहा हूं वो सही है, तो आवाम को क्या फर्क पड़ता है ये जुलाई में बढ़े या जून में बढ़े? जुलाई से नहीं कह रहा, जून में भी, जून रीबेसिंग से पहले भी से नहीं कह रहा मेरे भाई। आप सही बात सुन ले ना, जी सही बात सुन ले, इसमें कोई इतना इमोशनल ना मुझे होने की जरूरत है ना आपको है। जो फैक्ट है मेरे दलाइल साबित कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है मुझे। जून का बिल जिसको जिस रेटों पे आया है या मई का बिल आपको जिस रेटों पे आया है और जून की कंजम्पशन जिन रेट्स पे आएगी उससे जुलाई की कंजम्पशन का इजाफा जो होगा वो यही है जो मैंने आपको बताया है। मैं समझ गया। और वो नहीं है जो इजाफा अखबारों में कोट किया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, इजाफा जो इस कैबिनेट डिसीजन का, और अगर हमारी अपील जी नेपरा ने सुन ली और नेपरा ने फैसला उसके मुताबिक इंशाल्लाह किया तो इजाफा ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया था। यानी जून के रेटों से आपकी बिजली सस्ती होगी। साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैं जून 2023 की बात कर रहा हूं या मई 2023 की आप बात कर लें, उस वक्त से अगर आप आज के ये नए टैरिफ देखेंगे तो उसमें तकरीबन प्रोटेक्टेड के लिए भी 50% का इजाफा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक आम आदमी, आप ये कह रहे हैं कि जो आप जुलाई 2023 से कंपेयर करें, उसकी कौन सी तनख्वाह में एक महीने में इतना इजाफा हो गया होगा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं पिछले 12-13 महीने में जो प्रोटेक्टेड कस्टमर है, कैटेगरी में इजाफा, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में लाइफ लाइन के अंदर कोई इजाफा नहीं है। नहीं, लाइफ लाइन की नहीं मैं बात कर रहा हूं, वो तो बहुत कैटेगरी में लाइफ लाइन में कोई इजाफा नहीं है।
प्रोटेक्टेड कैटेगरी जो शहजाद भाई जो 0 से 200 है, जो 1,55,00,000 मीटर का मालिक है और हाउस होल्ड है, जो आपके ओवरऑल 48% लोग होते हैं उसमें जो कुल मीटर रखते हैं, उसमें 19 रुपये 87 पैसे जो आज वो पे कर रहे हैं, वो जुलाई में 20 रुपये 48 पैसे उसका पे करेंगे। सही है। मैं अवैध साहब सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ जून 2023 की, मतलब पिछले 12 महीने में जो प्रोटेक्टेड भी है 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसके टैरिफ में 50% का इजाफा है, और जून 2023 के मुकाबले में जो 200 इस्तेमाल करता है उसके टैरिफ में 40%। 7 रुपये प्रोटेक्टेड जो लाइफलाइन कंज्यूमर था 7 रुपये 56 पैसे का यूनिट पे कर रहा था, आज भी 7 रुपये 65 पैसे का यूनिट पे करेगा जुलाई में, और फिर जनवरी के अंदर भी 7 रुपये 65 पैसे का पे करेगा। सर लाइफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटेक्टेड बात कर रहा हूँ। लाइफलाइन तो वो होते हैं ना कि जो बिल्कुल ही मखसूस एक हैं 13 लाख कंज्यूमर जो 1 kW से ज़्यादा उनका तो होता ही नहीं है, उनके पास कनेक्शन ही नहीं होता। ये लाइफलाइन तो एक अलग कैटेगरी है सर। मैं प्रोटेक्टेड की बात कर रहा हूँ जो 200 भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जनवरी जून 2023 या मई 2023 से मवाजना करें, यानी कि आज तकरीबन 12-13 महीने बाद, तो 50% तो उनके टैरिफ में इजाफा हुआ है, जो आप खुद कह रहे हैं कि उस वक्त से कंपेयर करेंगे तो उतना हुआ है। जी, तो अगर पिछले जून से आप कंपेयर करें, जिसके अंदर इजाफे हर 3 महीने के बाद QTA के अंदर एक बहुत अंडर बेस टैरिफ की एजम्पशन की वजह से होते रह गए, वो हुआ है। आज से या इस बजट की वजह से कोई इजाफा ये नहीं हुआ जो आजकल अखबारात के अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये बात को एक्नॉलेज किया है कि जो कंपैरिजन्स अखबारात के अंदर आ रहे हैं 7-7, 8-8, 9-9 रुपए यूनिट के ऊपर जाने के, ओवरऑल वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसमें एक इशू ये है साहब, जब जून 2023 में भी बढ़ाए गए थे बेस टैरिफ, जून टू जून को है जी, जब जून 2023 में भी बढ़ाए गए थे, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, तो वो भी बोझ डाला था। आज आप कह रहे हैं कि उससे कंपेयर करेंगे तो वाकई बहुत ज्यादा है। अभी साहब मुझे एक ब्रेक लेने दें, इस ब्रेक के बाद हम डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी बात करेंगे। डिस्कोस के बोर्ड को तब्दील किया है, इस पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद आपके सामने नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी। आज भी सेनेट में हमने देखा इस पे डिबेट हुई कि जो बोर्ड है उसको तब्दील किया गया है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, और बहरहाल यही लगता है कि एक हल है कि हमने इस डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करना है। और आपने आज ये भी कहा कि पहली मरतबा हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट बोर्ड बगैर किसी सिफारिश के उनको लगाया गया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि जब PDM की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो 2 साल पहले ही जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगाया गया था, अब उनमें से 8 डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाया गया है और तकरीबन 600 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो तो शायद सिफारिशी थे। तो क्या वजह है? कोई अकाउंटेबल होगा कि ऐसे बोर्ड को लगाया क्यों गया जिसकी वजह से 600 अरब रुपए का नुकसान हुआ इन डिस्कोस में? 2 साल बाद उस बोर्ड को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि बताया तो उस वक्त भी ये गया था कि बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग हैं जिनको हमने लगाया है। शहजाद भाई देखिए, आपने पहले भी प्रोग्राम में एक बात फरमाई, आपने कहा कि आपकी नून लीग की हुकूमत को 2 साल हो गए हैं। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता इस बात को। वो एक कोalition गवर्नमेंट थी, उसके अपने इश्यूज थे। आखिरी 1.5 साल के अंदर आपकी तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए कभी रह नहीं जाती। लास्ट 1 to 1.5 ईयर इज़ योर फेयरवेल ईयर। फेयरवेल ईयर के अंदर नई पॉलिसीज़, नई आपकी एक मुकम्मल ड्राइव के साथ अपने नए मंशूर को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। अब 5 साल का वक्त है। हमारे जो एलाइज़ और कोalition पार्टनर्स हैं वो हमें मुकम्मल तौर के ऊपर इस किस्म की बड़ी अनयूजुअल स्टेप्स उठाने में हेल्प भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो जो बोर्ड्स का जो हमने चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो ज़रूर बोर्ड्स की पहले सियासी लोग, जर्नलिस्ट और जो इन्फ्लुएंशियल हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर लोग हैं, वो एग्जर्ट करते हैं कि इस बंदे को देख लें, ये भी अच्छा है, प्रोफेशनल है, ये भी इस बोर्ड के लिए अच्छा होगा। कुछ लोग परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते। इस दफ़ा तो हमने उस इनपुट वाला जो सारा जो प्रोसेस था
उसको बिल्कुल किसी की रिकमेंडेशन वगैरह को प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक कंसिडर ही नहीं किया। तो चाहे जिसने भी कंसिडरेशन की, हमने खुद जाके ओपन मार्केट के अंदर लुकआउट किया कि कौन से बोर्ड मेंबर्स किन किन बोर्ड्स के ऊपर पहले बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं, क्या उनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, कौन सीईओज को बेहतर बगैर मिनिस्ट्री की इंटरफेरेंस के अंदर कितना तकड़ा हो के हमें ना कर सकेगा अपनी कंपनी के इंटरेस्ट में, और मिनिस्ट्री की जो इंटरफेरेंस है वो डिस्कोर्स के अंदर कितनी कम हम करवा सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी एक सेंस ऑफ ओनरशिप है, और ये हमने आज से 20-22 साल पहले PTCL में भी मैंने आजमाई थी, और यही तौर तरीका बहुत अच्छा वर्कआउट किया था और हमारा वो सेक्टर फ्लरिश किया। और उम्मीद रखते हैं कि इन 5 साल के सेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर भी, मुझे बहुत उम्मीद दिखाई दे रही है। अपने ऊपर ज़्यादा मुझे इतना फेथ नहीं है जितना अल्लाह ताला के ऊपर है, और वज़ीर आज़म भी फुली कमिटेड है इन रिफॉर्म्स के ऊपर इंशाल्लाह। अभी साहब अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट बोर्ड होने चाहिए इन तमाम डिस्कोर्स के। लेकिन फिर 2022 का क्या करें, जब उस वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, आप कहें कि हमारी हुकूमत थी या नहीं, वज़ीर आज़म तो यही थे, तो क्या उस वक्त सिफारिशी थे, क्या इत्तेहादियों ने सिफारिश पे लगवाए? जो भी हुआ वजीर आजम के नाक के नीचे गलत फैसला तो हुआ, उनसे ही गलत फैसला हुआ, तो इज एनीवन अकाउंटेबल फॉर दैट? कि हम 2 साल बाद फिर कह रहे हैं नहीं अब अच्छे लोग लेकर आएंगे, 600 अरब रुपए के नुकसान का क्या करें जो सार्फिन की जेब से निकलता है? I think the boards and the companies both are responsible for the loss that the companies have faced. लेकिन ये सिर्फ 1 साल के अंदर बोर्ड्स को एक्सपेक्ट करना कि वो परफॉर्म करेंगे और वो इन हालात के अंदर परफॉर्म करेंगे जहां आगे कोई स्टेबिलिटी और आपको कंटिन्यूटी दिखाई नहीं दे रही होगी, वो भी एक मुश्किल प्रोपोजिशन था। कई बोर्ड्स ने अच्छा भी परफॉर्म किया लेकिन उन टारगेट्स के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। तो हमने एक बड़ी केयरफुल एनालिसिस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स किया है। ये तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम्हारा नाम पसंद नहीं है, तुम फलां को बिलोंग करते हो, उसकी बेसिस पे हमने नहीं किया। हमने पूरी नेक नियति से कोशिश की है कि बेहतर लोग, और वो भी आज़ादी के साथ, शायद उन बोर्ड्स को आज़ादी भी हासिल ना हो जो हम आइंदा बोर्ड्स को देना चाह रहे हैं, तो हम एक आज़ाद एनवायरनमेंट भी देना चाह रहे हैं। मेरे जॉइंट सेक्रेटरी का या अवैध लगानी का काम बिजली की कंपनियां चलाना नहीं है की प्राइवेटाइजेशन का, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी बात है, ये कब तक आपके ख्याल में मुकम्मल हो जाएंगे डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? शहजाद भाई, मेरे ख्याल में मार्केट की एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हम लोग जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, हम अपने एलाइज को कॉन्फिडेंस में लेके तमाम लोगों की जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करके और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, अगर अल्लाह ने इंशाल्लाह ताला हमारी जी मदद फरमाई तो हम कोई 1.5 साल के अंदर इस पोजीशन में होंगे कि हम ट्रांजैक्शंस को एक्चुअली बिडिंग करवा सकें। कितने डिस्कोस को ख़रीदने के लिए कितनी एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि आपके तकरीबन 8 डिस्कोस हैं 10 में से जिनको हम फर्स्ट फेज़ के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। उसके लिए 3 की एपेटाइट हो, 4 की हो, जितने भी होगी हम उस फेज़ वाइज करके अगले 2 से 3 सालों में मेरे ख्याल में कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपके पास नहीं रह जाएगी जो मेरे या हुकूमत के कंट्रोल के अंदर और हमारी विम्स एंड फैंसीज के ऊपर कारोबार कर रही होगी। सही। अब अभी साहब, क्योंकि आपने अभी भी PTCL की प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, कल आपने एक और शो में कहा था कि 2002 में जब या ऑनवर्ड्स जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी, आप उस वक्त मिनिस्टर थे क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन और IT के, तो आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन आज जब आप सेनेट में बैठे हुए थे, आपके साथ इसहाक डार साहब खड़े हुए थे, उन्होंने तो उस प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफ़ी तनकीद की। उन्होंने कहा वो जो $800 मिलियन का मामला है वो इसलिए हुआ क्योंकि जल्दबाजी में फैसले किए गए थे, क्योंकि जो बिडर था वो चाहता था कि उसकी जो इनिशियल बिड है वही कन्फिस्केट हो जाए, वो जा रहा था, फॉल्टी डिसीजंस लिए गए। उन्होंने ये कहा कि इसमें फ़नी स्टोरी भी किया थी। तो आप जिस प्राइवेटाइजेशन का क्रेडिट देते हैं, इसहाक डार समझते हैं कि जल्दबाजी में गलत फैसले किए गए जिसकी वजह से $800 मिलियन का मामला फंसा हुआ है, क्योंकि हमने उनको गारंटी कर दिया था कि तमाम एसेट्स आपको दे देंगे, ज़मीनें आपको दे देंगे, दफातर आपको दे देंगे। मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उस प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन की ऑफ़र आने के बाद
जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उनको हमने उस ट्रांजैक्शन के अंदर लॉक करके रखा, उसकी एक जो शिक थी कि हम ज़मीनों की इवैल्यूएशन किस तरह करवाएंगे और किस तरह होगा, उस शिक के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया। पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन मेरे जहन के मुताबिक इन $800 मिलियन की उस शिक की डिस्कशन के अलावा was one of the best things that's happened in Pakistan's economy। दूसरी मैं आपको बताऊं बात शहजाद, ये ज़रूर आपके ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि एतिसलात ने गालिबन 2.4 अरब डॉलर की बिड की थी। चाइना टेलीकॉम ने और सिंगटेल जो बहुत सीरियस और कंजर्वेटिव प्लेयर्स हैं दुनिया में, उन्होंने तकरीबन कोई 1.2 या 1.34 अरब डॉलर की थी। तो जब हाईएस्ट बिडर और सेकंड हाईएस्ट बिडर के बीच में इतना बड़ा फर्क आया तो एतिसलात ने कहा हमारे $40 मिलियन की सिक्योरिटी रखो और हम ट्रांजैक्शन से भाग रहे हैं। तो हमने उसको फिर उस वक्त कन्विंस करके इन लोगों, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने उस वक्त लॉक इन करके रखा। और ये जो शिक की बात की है डार साहब ने, ये बेहतर ऑथर हो सकती थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को सेकंड और थर्ड हाईएस्ट जो बिडर्स थे उनसे कहीं ज़्यादा पैसा मिला और वो प्राइवेटाइजेशन जो थी उससे टेलीकॉम सेक्टर का रुख का तयन किया, जिसका मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ का फ़ख्र है। वही जो उस एरा में बड़ी प्राइवेटाइजेशन हुई है कि इलेक्ट्रिक और ये वो उसी वक्त हुई, उसके बाद तो हमने नहीं देखा। लेकिन एक आखिरी सवाल, अब आप ये कहते रहे कि देखिए जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती रहेगी हमारी, क्योंकि डिमांड कम है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ सोलर की भी बात करते हैं, और अभी जैसे मैंने आपके बयान सुने, आप कह रहे हैं कि सोलर की पॉलिसी में हमने कुछ चेंज नहीं किया, ना कोई नए टैक्सेस लगाए, ना नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट हम चेंज कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब लोग सोलर की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे, डिमांड कम होती रहेगी ग्रिड पर और कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा बढ़ती रहेगी। यानी जो सोलर पे चला गया बच गया, जो बाकी सार्फिन है फिर वो बोझ उठाएंगे मजीद कैपेसिटी पेमेंट का। तो ये मसले का हल क्या है फिर? नहीं सर, ये भी नहीं है। आपको मैं जो हकीकत है वो फिर हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करके सुनना भी चाहिए। सोलर के ऊपर जो नेट मीटरिंग पे ख़रीदो फरोख्त हो रही है, उसकी वजह से भी आपकी कीमतें ऊपर जा रही हैं, बाकी जो कंज्यूमर्स की जो उस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो एवरेज प्राइस है जिसके ऊपर आज आपकी एनर्जी कॉस्ट को हम IPPs के ज़रिए ख़रीदते हैं, सोलर नेट मीटरिंग की जो कीमत ख़रीद है वो उससे ज़्यादा है। यानी 1,13,000 या 15,000 लोग जो सोलर नेट मीटर्स के ऊपर हैं शहजाद भाई, दे आर अर्निंग मोर देन दे शुड आजकल की कीमतों के मुताबिक। 3 साल पहले नहीं, आज से 6 साल पहले जब मैंने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी तो हमें उसमें फ़ख्र था। लेकिन ये साथ साथ चेंज और इवॉल्व होंगी ये चीज़ें, तो इसको चेंज कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम अपने फ्यूल मिक्स को बेहतर करें। किसको? नेट मीटरिंग का जो आप कह रहे हैं कि आज जो लोग हैं जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि सर ये सवाल जी शहजाद भाई, इस सवाल की तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है। ये तो इतनी दफ़ा सवाल किया जा चुका हुआ है, साबित भी हो चुका हुआ है कि सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी नहीं चेंज हुई, तो ये तो दोबारा सवाल उठाने का नहीं है। मैं फिर यही समझना चाह रहा हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं हमें डिमांड बढ़ानी है, समझते हैं अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड हाँ, डिमांड बढ़ाने के सर और तरीके हैं। डिमांड बढ़ाने के इंडस्ट्रियल जो आपका सेक्टर है उसको रिलीफ जो 150 अरब रुपए का दिया है, वहाँ मांग आपकी बढ़ेगी। आपकी कैप्टिव पावर के ऊपर जो लोग गैस के ऊपर इस वक्त यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम्स को, उनकी गैस की कीमत को बढ़ा के उनको बिजली की तरफ शिफ्ट करना और बिजली की कीमत को भी नीचे करके उनको अट्रैक्ट करना है। उसके अंदर और भी तौर तरीके हैं डिमांड को बढ़ाने के। लेकिन इंसेंटिव्स दें, कुछ IPPs को कहें जाए आप प्राइवेट सेक्टर को बेचें, हमारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएं, कैपेसिटी पेमेंट कम होगी, कैपेसिटी पेमेंट कम होगी, कीमत कम होगी। सही है, लेकिन सोलर पे आप कह रहे हैं किसी किस्म की पॉलिसी में तब्दीली नहीं होगी और वहां से आप डिमांड को मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आप मुझे पता है आप कह चुके हैं। ये भी गुजारिश करूंगा कि हमने कल नहीं, मैं एक और भी जनाब से गुजारिश करूंगा, आपकी तवज्जुह से अगर लोगों को पता चल जाएगा तो हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी है, कि अगले कुछ दिनों में सेनेट चेयरमैन साहब ने गालिबन मुहर्रम के दिनों के बाद एक कमेटी ऑफ द होल हाउस मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई है, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। और वो पूरी कमेटी को मैं पूरे हाउस को ऑन एयर लाइव टेलीविज़न के ऊपर पावर सेक्टर की एक एक चीज़ जहाँ जहाँ नुक्स हैं,
क्या करने से क्या बेहतरी आएगी और कहाँ हम अगले 3 से 4 साल में पहुंचना चाहेंगे, वो मैं दूंगा। वो आप सबके लिए ऑफ इंटरेस्ट होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेस लगारी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, तफसील से उनसे गुफ्तगू की। क्या वजह है कि एक दफ़ा फिर हुकूमत ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।